हमने अब स्टार्ट करना है केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज़ ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक टाइम होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंट चेक करना होता है कि हम किस में पास्ट में जा रहे हैं, किस में प्रेजेंट में और किस में फ्यूचर में जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब ये होता है कि अगर तो हमने क्या करना है कि पास्ट की तरफ जाना है, मतलब प्रेजेंट में ही हम सब कुछ कर रहे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्रेजेंट, तो अब आपने क्या करना है, पास्ट में जाना है। तो उसके लिए आप प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो केस कंट्रोल स्टडी यूज़ करोगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि अगर आपने प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, आगे की तरफ जाना है, सो दिस इज़ द प्रोस्पेक्टिव जो है ना कोहॉर्ट स्टडी, तो ये फ्यूचर की तरफ जा रही है। फिर होती है प्रेजेंट में ही जो रहती है कि प्रेजेंट में ही हमने चेक करना है, तो दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक हो गया। तो ये होता है ना कि एक एक्सपोजर होता है, किसी भी डिजीज़ का एक आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्मोकिंग है, ये ज़्यादातर एग्जांपल ये यूज़ की जाती है और हम थक जाते हैं इस एग्जांपल को सुन सुन के। चाहे स्मोकिंग है और लंग कैंसर है, स्मोकिंग इज़ एक्सपोजर एंड लंग कैंसर इज़ द आउटकम। ठीक है, तो अब देखें कि इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। एक्सपोजर हो रहा है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सी स्टडी होगी, कोहॉर्ट होगी। ठीक है, फिर ये है कि आउटकम हो गया हुआ है, मतलब लंग कैंसर हो चुका है, और अब हमने उन लोगों से पूछना है कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपको कैंसर हो गया, तो वो बताएंगे कि हमने स्मोकिंग की थी। ठीक है, सो ये हम पास्ट की तरफ उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल क्या है, ज़्यादातर मैंने आपको बताया था क्रोनिक डिसीज़ के लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा खाया, ठीक है, या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं किया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, क्रोनिक हार्ट डिसीज़ हो गई। ठीक है, तो अब ये है कि हम क्रॉस सेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोजर और आउटकम को उसी टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एक्चुअली द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक हो गया। तो टाइम इज़ की, जिसमें होगा कि अगर तो क्रॉस सेक्शनल है तो प्रेजेंट को हम देखेंगे, अगर तो कोहॉर्ट है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे, और अगर हमारा केस कंट्रोल है तो हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे। सो व्हाट इज़ द हायरार्ची ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन, कि हमने सबसे पहले जनरेट करना होता है हाइपोथेसिस को, और फिर हमने कैजुअल जो उसका कॉज है उसको इस्टेब्लिश करना होता है। तो ये होता है कि हमने कॉज उसको मतलब कंफर्म करना होता है कि यही कॉज है। स्मोकिंग की जो कॉज है, जो लंग कैंसर की कॉज है वो स्मोकिंग ही है, लेकिन उसको हम कॉज नहीं कहते, हम बाद में देखेंगे क्यों नहीं कहते। लेकिन ये है कि हमने पहले जनरेट करना होता है हाइपोथेसिस, उसके लिए हम केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो ऐसा ऐसा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, कोहॉर्ट स्टडीज़ होती हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंटली आ जाती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो इस तरह हाइपोथेसिस को सबसे पहले जनरेट करना होता है थ्रू दीज, और फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है बाय ऑब्जर्वेशनल एंड द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। सो कोहॉर्ट में हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो लोग जो एक्सपोज हुए और जो एक्सपोज नहीं हुए, फॉर एग्जांपल एक्सपोज हुए स्मोकिंग से, नॉन एक्सपोज हुए स्मोकिंग से, फिर हमने उनको स्टडी करना शुरू की, आगे की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर की तरफ हम किस में जाते हैं, कोहॉर्ट में जाते हैं। फिर हम उनकी जो है बताते हैं कि किसको कैंसर हुआ और किसको कैंसर नहीं हुआ, उसकी इंसिडेंस को हम मैयर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोहॉर्ट इज़ एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, और इंसिडेंस मैयर करने के लिए हम ये स्टडीज़ यूज़ करते हैं, न्यू केसेस जो होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं। केस कंट्रोल स्टडीज़ में हम यहाँ पर होते हैं जिसमें हम डिजीज़ जिन लोगों को हो चुकी होती है, मतलब लंग कैंसर हो चुका है और लंग कैंसर नहीं हुआ, उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपने पहले ऐसा क्या किया कि आपको कैंसर हो गया, तो वो बताते हैं कि हमने स्मोकिंग की थी। तो इसमें हम प्रेजेंट से हम पास्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी। ये हम अभी पूरा पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू देख लें। बहुत जो है ना, मतलब मैं कहती हूँ सारी की समरी है ये। ठीक है, कि सबसे पहले ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर जिसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हुई है, ठीक है, डिज़ीज़ के ऊपर, वो एक्सपोजर्स खुद दे रहा है या वो नेचर की तरफ से ही एक्सपोजर्स उसको मिल रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से एक्सपोजर्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल वो अपनी मर्ज़ी से स्मोकिंग कर रहा है, या जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद उसको स्मोकिंग करवा रहा है और फिर देख रहा है। मतलब इन्वेस्टिगेशन में यह है कि वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जस्ट उसकी जो एक्सपोजर हो चुका है या होने लगा है या हो चुका है, उसको अगर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है तो दैट इज़ एक्चुअली के इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक्सपोजर्स नहीं दे रहा। ठीक है, फिर अगर तो वो एक्सपोजर्स नहीं दे रहा खुद, तो ये होंगी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, और अगर वो एक्सपोजर खुद दे रहा है तो ये होंगी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में फिर हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन ग्रुप बनाते हैं कि एक्सपोजर जो जिनको मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे, जिसको एक्सपोजर्स मिल रहे हैं और जिसको एक्सपोजर नहीं मिल रहे। ठीक है, कंपैरिजन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, जिसको एक्सपोजर इसमें क्या है कंपैरिजन ग्रुप में, कि हम कंपैरिजन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कि जो कंपैरिजन ग्रुप जिसमें होगा,
ठीक है, उसको हम देखेंगे, और जिसमें नहीं होगा, मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं अपनी डिजीज़ को, ठीक है, अपनी डिजीज़ को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, उसमें कोई कंपैरिजन ग्रुप हम नहीं रखते, ठीक है। लेकिन जो एनालिटिकल स्टडीज़ होती हैं, जिसमें वी हैव द कोहॉर्ट स्टडीज़, वी हैव द केस कंट्रोल स्टडीज़, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन ग्रुप बनाते हैं। जैसे केस कंट्रोल में एक केस ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरह से एनालिटिकल स्टडीज़ में, और फिर उनकी हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज़ अ कोहॉर्ट स्टडी, जिसमें एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाएंगे, और जिसमें हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाएंगे, पास्ट की तरफ जाएंगे, दिस इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी। और जिसमें हम क्या करेंगे कि एक्सपोजर और आउटकम को एक साथ जो है वो स्टडी करेंगे, दैट इज़ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो पहले ये है कि एक्सपोजर्स इन्वेस्टिगेटर ने खुद दिए या नहीं दिए तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, जिसमें हम देखेंगे कि अगर तो रैंडम एलोकेशन होती है तो वो रैंडमाइज्ड होंगे, और जिसमें रैंडम नहीं होती वो नॉन रैंडमाइज्ड होंगे। लेकिन अगर एक्सपोजर नहीं दिया उसने, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगा, फिर उसके कंपैरिजन ग्रुप अगर नहीं है तो वो डिस्क्रिप्टिव होगी, अगर है तो एनालिटिकल है, फिर उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो केस कंट्रोल स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, कि ये एक केसेस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। केसेस वो होते हैं कि जिनको डिजीज़ हो गई होती है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर हो चुका है। कंट्रोल्स वो होंगे जिनको लंग कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या पूछना होता है, केसेस वालों से पूछना होता है कि आपने क्या किया था पहले जो कैंसर हो गया, तो वो बताते हैं हमने स्मोकिंग की थी, और कंट्रोल्स बताते हैं कि हमने स्मोकिंग नहीं की थी, ठीक है। तो फिर हम उनको जब केसेस एंड कंट्रोल्स को इस तरह से हम जब सारा ऑब्जर्व वगैरह कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ द केस कंट्रोल स्टडी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि एनालिटिकल स्टडी होती है, जिसमें एनालिटिकल स्टडी हम पढ़ रहे हैं ना, इन विच द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू द सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर इज़ कंपेयर्ड बिटवीन द केसेस एंड कंट्रोल्स। केसेस कौन कौन से होंगे जिनमें डिजीज़ हुई है, और कंट्रोल्स कौन से होंगे कि जिसमें डिजीज़ नहीं हुई, ठीक है। और इज़ कॉल्ड एज केस कंट्रोल स्टडी। और इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव। टाइम फ्रेम क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हम पीछे देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं, जैसे शुरू में भी मैंने आपको बताया, टू स्टडी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रहे होते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो गया, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। फिर एक और देख लें यहाँ पे केसेस हैं जिनको डिजीज़ है, कंट्रोल्स हैं जिनको डिजीज़ नहीं है। केसेस वालों से हमने पूछा कि बताओ ज़रा पहले आपने एक्सपोज हुए थे कैंसर, आपने स्मोकिंग की थी या नहीं की थी, ठीक है, वो बताएंगे। कंट्रोल्स को पूछेंगे पास्ट में कि आपने स्मोकिंग की थी या नहीं की थी। तो इस तरह से 4 चीज़ें बन जाती हैं ना, डिजीज़ है, डिजीज़ नहीं है, और एक्सपोज हुए हैं, नहीं एक्सपोज हुए, एक्सपोज हुए हैं, एक्सपोज नहीं हुए। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि 4 चीज़ें बन जाती हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ से 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से बनेंगी ना हमारा 2x2 टेबल भी। केस कंट्रोल स्टडीज़ की एग्जांपल देख लें कि ये टैम्पॉन यूज़ कर रही है। अच्छा, इसको क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्रेजेंट चीज़ है। प्रेजेंटली आपके पास एक पेशेंट होती है जिसको ऐसे हुआ हुआ है ना, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम हुआ हुआ है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ हुआ है। तो हम उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्या किया कि ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया तुम्हें, तो बताती है मैंने टैम्पॉन यूज़ किया था। तो ये क्या होगा, केस कंट्रोल स्टडी होगी, जिसमें पीछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक पिकनिक पे लोगों ने, ये फूड पॉइजनिंग के बच्चे हैं सारों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। उन्होंने पूछा क्या किया तुम लोगों ने, बताते हैं हमने कॉलेज पिकनिक पे गए थे, वहाँ पे खाना ऐसा खा लिया जिसकी वजह से ये हो गया। तो ये क्या होगा, केस कंट्रोल स्टडी हो गई, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये स्मोकिंग का तो वही हो गया ना, वाई हाउ, इसका आंसर देगा हमारा एनालिटिकल स्टडीज़ कि क्यों हो गया, कैसा हो गया, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, न्यूली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ को स्टडी करने के लिए हम केस कंट्रोल स्टडीज़ को यूज़ करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है केस कंट्रोल स्टडी में, कि क्या डिजीज़ और एक्सपोजर लिंक्ड हैं, क्या एक्सपोजर की वजह से डिजीज़ हो रही है, तो एक्सपोजर डिजीज़, ठीक है। अगर डिजीज़ हो चुकी है और हम बैक इन टाइम जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली द केस कंट्रोल, जिसमें हम एक्सपोजर को पास्ट में देखेंगे। दिस इज़ अगेन, इसको भी देख लीजिएगा और ये भी एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए केस कंट्रोल स्टडी का। केस कंट्रोल स्टडी के स्टेप्स क्या होते हैं, ये आपका यूक्यू भी है इंपॉर्टेंट, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी। तो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम केसेस एंड कंट्रोल्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उनका मैचिंग करते हैं केस एंड कंट्रोल्स की। फिर हम क्या करते हैं कि उनकी मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर पूछते हैं उनसे कि आपने क्या यूज़ किया था। उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द केसेस एंड कंट्रोल्स। सबसे पहले हम केसेस को सिलेक्ट करते हैं। तो केसेस के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना होता है अपने केसेस को। डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है कि जो वो डिज़ीज़ है उनके अंदर वो कौन सी स्टेज ऑफ डिज़ीज़ है। क्योंकि अभी डिज़ीज़ हो चुकी है ना,
हमने बैक इन टाइम जाना है तो उसमें पूछेंगे कि कौन सी स्टेज है डिजीज़ की, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है डिजीज़। और फिर होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका केसेस का केस न्यूली डायग्नोज जो केसेस है ना, मतलब जो अभी हुए हैं डायग्नोज, ठीक है, उनको ही हमने इसमें इंक्लूड करना होता है उन केसेस को। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज हम हॉस्पिटल से केसेस को ले सकते हैं, हम डिफरेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, मतलब कि सिर्फ अपने हॉस्पिटल से या नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल से ले सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन से केसेस को ले सकते हैं। फिर जो कंट्रोल्स होते हैं उनको जो है जब हमने सेलेक्ट करना होता है तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उनको फ्री ऑफ डिजीज़ होना चाहिए, मतलब उनको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये है कि इनकी सिलेक्शन हमने सोर्सेज क्या हैं, इनके हॉस्पिटल से ले सकते हैं, हम रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह को ले सकते हैं, उनके इर्द गिर्द जो नेबर्स हैं उनको ले सकते हैं, या जनरल पॉपुलेशन को ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल्स के बाद हमने उनकी मैचिंग करनी होती है कि केसेस और कंट्रोल्स को मैच होना चाहिए ना, जैसे हम उनको रिलेटिव्स या नेबरहुड्स को ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे ताकि उनकी मैचिंग ईजीली हो जाए ना। फॉर एग्जाम्पल के ये केसेस हैं और ये कंट्रोल्स हैं, तो इनकी परफेक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट मैच होना चाहिए। तो अब हमने जब इनकी मैचिंग करनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ एज करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या सेक्स करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ, और ऑन द बेसिस ऑफ हम करते हैं कि उनकी स्टेटस क्या है, सोशल क्लास क्या है। तो ये है कि दोनों को इनमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए जितना हो सके, कि उनकी एज सेम होनी चाहिए, उनकी जेंडर चेंज से जो है सेम होना चाहिए, उनका ऑक्यूपेशन, उनका सोशल स्टेटस, ये सब कुछ उनका सेम हो, मतलब कि प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट कंट्रोल्स इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू केसेस, कि वो सिमिलर हो उनसे, जितना हो सके उनको हमने मैचिंग करना है, ताकि हम बाद में पढ़ेंगे कि बाइसिंग हो सकती है उसकी वजह से, जिसको हमने अवॉइड करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने केसेस और कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर लिया, उनकी मैचिंग भी कर ली। अब हमने उनसे पूछना है कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपको ये डिजीज़ हो गई। तो हम कैसे उनका मेजरमेंट करेंगे उनके एक्सपोजर की, हम उनसे पूछेंगे, हम क्वेश्चनर मेथड से पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे उनका, उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे पास्ट के उनको हम लेंगे, उससे हमें उनके एक्सपोजर का पता चल जाएगा। यही तरीका होगा ना। अब तो ये सब कुछ हो गया, केसेस एंड कंट्रोल्स मैच भी हो गए, एक्सपोजर को भी हमने मेजर कर लिया। अब हमने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करनी है, जो इसका मेजर स्टेप होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आता है कि ये एक्सपोजर है ना और ये डिजीज़ है, इससे डिजीज़ हो गई है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि एक्सपोजर कितना था ना, तो उसके लिए हम एक्सपोजर रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है कि डिसीज़ के लिए रिस्क कितना है ना, उसको देखने के लिए हम देखेंगे क्या हम रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर होता है कि हमने देखना है कि जो एक्सपोजर है और डिज़ीज़ है उनमें कितनी एसोसिएशन है, कि कितना एक्सपोजर होगा तो डिज़ीज़ होगी, ठीक है, या इस तरह की स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कितनी है। तो दिस इज़ एक्चुअली कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, उसके लिए हम ऑड्स रेशो यूज़ करते हैं। स्टडी डिज़ाइन में हम 2x2 टेबल बनाते होते हैं, जिसमें वी हैव दिस के इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे, डिज़ीज़ जिनको होगी वो यहाँ आएंगे, जिनको नहीं होगी वो यहाँ आएंगे, जिनको रिस्क फैक्टर होगा वो पॉजिटिव यहाँ पर आएंगे, और जिनको रिस्क फैक्टर एक्सपोज नहीं होगा वो यहाँ पर आएंगे। ठीक हो गया। तो ये वाली रो क्या एक्सप्लेन कर रही है, एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं ABCD, जी बनाते होते हैं जैसे हमने स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग में बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से जी बनाते होते हैं, ABCD लिखते हैं। उसके बाद ये देखें, ये वाला जो आपकी रो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी कॉलम, ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन लोगों को डिजीज़ है। इसी तरह अगर ये वाला कॉलम आपको क्या बताएगा कि इन लोगों को डिजीज़ नहीं है, ठीक है। ये वाला कॉलम कौन सा होगा, जिन लोगों को डिजीज़ नहीं होगी। ये वाला कॉलम आपको बताएगा कि ये लोग एक्सपोज्ड हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिज़ीज़ की बात कर लें तो लंग कैंसर एक्सपोज्ड क्या होगा, स्मोकिंग इन लोगों ने की थी, ठीक है। इसी तरह ये लोग कौन से होंगे जो एक्सपोज नहीं हुए, मीन्स इन्होंने जो है वो स्मोकिंग नहीं की थी। तो इस तरह से हो गया। तो अगर हम इस तरह से बनाएं कि ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो बता रहा है कि वो लोग जो एक्सपोज भी हुए थे और जिनको डिज़ीज़ भी हुई थी, ठीक है। फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लोग जो एक्सपोज नहीं हुए थे और उनको डिज़ीज़ हो गई थी, ठीक है। सी आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि जो लोग एक्सपोज हुए और उनको डिज़ीज़ नहीं हुई, और ये आपको बता रहा है जो लोग नहीं एक्सपोज हुए और उनको डिज़ीज़ नहीं हुई। तो इस तरह से ये कॉलम्स होते हैं, रोज़ होती हैं, जो आपको बता रही होती हैं कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केसेस की, तो कौन से होंगे, जिनको डिज़ीज़ हुई थी वो केसेस होंगे ना, यहाँ पे केसेस आ जाएंगे, और जिनको डिज़ीज़ नहीं हुई थी वो यहाँ पे आ जाएंगे ना, वो कंट्रोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने एक्सपोजर रेट फाइंड करना है, तो दिस विल बी A, दिस विल बी B, दिस विल बी C एंड दिस विल बी D। अब आपने एक्सपोजर रेट फाइंड करना है केसेस का, तो केसेस यहाँ पे हैं, कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे एक्सपोजर रेट, आप एक्सपोजर रेट ऐसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने केसेस का एक्सपोजर रेट फाइंड करना है, तो जिनको एक्सपोजर हुआ था वो ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है। तो केसेस के लिए एक्सपोजर क्या होगा, A ओवर टोटल A प्लस C, ठीक है। हमने क्या करना है, ये A है, ये
सी है, ये बी है, ये डी है, ऐसे ही है ना। तो अब हमने केसेस के लिए एक्सपोजर रेट फाइंड करना है। एक्सपोजर रेट क्या होगा, ऊपर हम ये लिखेंगे जो एक्सपोज हुए थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये केसेस हैं तो टोटल कर देंगे ए प्लस सी। टोटल जो जिनको डिजीज़ हुई थी उसमें से जो एक्सपोज हुए थे, टोटल जिनको डिजीज़ हुई थी वो ए प्लस सी थे, ठीक है, और जिनको एक्सपोजर हुआ था वो ए थे। तो ए ओवर ए प्लस सी क्या होगा, केसेस का एक्सपोजर रेट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने जो है फाइंड करना है जो है हमारे कंट्रोल्स, उनका हमने एक्सपोजर रेट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम अगेन ये वाला देखेंगे ना कि वो लोग जो एक्सपोज हुए थे कंट्रोल्स में वो बी हैं, और जिनको डिजीज़ हुई थी वो टोटल, जिनको डिजीज़ टोटल नहीं हुई, ठीक है, वो क्या होंगे, जिनको डिजीज़ टोटल नहीं हुई, कंट्रोल्स है ना उनके अंदर तो डिजीज़ नहीं होती, तो ओवर बी प्लस डी हो जाएगा, तो ये एक्सपोजर रेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोजर रेट को हम इस तरह से फाइंड करते हैं, एक्सपोजर को ऊपर रखते हैं जो ए और बी हैं यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड करते हैं टोटल से जो केसेस एंड कंट्रोल्स होते हैं, डिसीजेज जिनको होती हैं जिनको नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आप सेंसिटिविटी रखते हो, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी रखते हो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में कि यहाँ पे आप केसेस रखते हो, यहाँ पे कंट्रोल्स रखते हो। फिर मैंने सेंसिटिविटी वाले चैप्टर में आपको बताया था यहाँ पे आप पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू रख के याद करते हो, यहाँ पे नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू रख के याद करते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। ये जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के ये वाला जगह है ना, ये एक्चुअली आपके इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए बी सी डी अगेन। तो अब आपने इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड फाइंड करना है। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड क्या होगा कि आप ए को जो है डिवाइड करोगे ए ओवर ए प्लस बी, ये हो जाएगा इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, ठीक है। लेकिन वो आपने सेंसिटिव स्पेसिफिक चैप्टर में एक चीज़ याद रखनी है कि उसमें आपने ट्रू वालों को ऊपर रखना है, ट्रू हमेशा ऊपर होंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, इंसिडेंस जो ये है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज आपने ऐसे फाइंड कर लिया, इंसिडेंस अमंग दोज विच आर नॉट एक्सपोज, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि वो यहाँ पे आएगा ना, जो एक्सपोज नहीं हुए उनका इंसिडेंस आप कैसे फाइंड करोगे, सी ओवर सी प्लस डी, ठीक है, मतलब इस तरह से आएगा। तो ये इंसिडेंस होगा नॉन एक्सपोज का। फिर आपने रिलेटिव रिस्क फाइंड करना होता है। रिलेटिव रिस्क में सिंपली आप क्या करते हो, जो इंसिडेंस एक्सपोज्ड का होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंसिडेंस ओवर ऑफ नॉन एक्सपोज्ड। तो क्या होगा कि ए ओवर ए प्लस बी को हम डिवाइड कर देंगे सी ओवर सी प्लस डी से, तो उससे आपके पास रिलेटिव रिस्क आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि रिस्क कितना है डिजीज़ होने का उन लोगों में जिनके अंदर जो एक्सपोज्ड हुए, ठीक है, उनसे जो कि एक्सपोज नहीं हुए। फिर लास्ट आ जाती है आपकी कैलकुलेशन ऑड्स रेशो की। ऑड्स रेशो सबसे इजी है, वो ये कि आप इसमें जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करके, ठीक है, ए इंटू डी ओवर बी इंटू सी, ये आपका ऑड्स रेशो होता है। ये आपको बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कितनी है रिस्क फैक्टर और आउटकम की। तो ये आपने देखना है, ये आपका एमसीक्यू भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन अगर हमने फाइंड करनी हो कि रिस्क फैक्टर और आउटकम में कितनी एसोसिएशन है, तो उसके लिए हम जो है ऑड्स रेशो फाइंड करते हैं जिसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट से देखते हैं बाकी।